हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं विशाल प्रजापत आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल माइंड ट्रैक 07 पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सारे अच्छे हैं और स्वस्थ होंगे। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे हिंदी साहित्य का जो ये बैच चल रहा है, आज जो क्लास होने वाली है वो गद्य साहित्य के अंतिम रूप में, मतलब कि जो अपना आदिकाल है, जो टॉपिक चल रहा था आदिकाल का, जो पहला काल है पूरा कंप्लीट होने वाला है। आज की क्लास में हम लास्ट के रासो ग्रंथ जानेंगे, क्योंकि हमने पहला ग्रंथ पृथ्वीराज, है ना, पृथ्वीराज रासो हमने कंप्लीट कर लिया था पिछली कक्षा में, यदि आपको याद हो तो। आप पहले उसको देख के आए, इसके बाद उससे आगे आज जो शेष बचे हुए ग्रंथ हैं, सॉरी रासो ग्रंथ हैं, उसको अपन काव्य को पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए हमारा गद्य साहित्य चल रहा है, गद्य साहित्य बिल्कुल एंडिंग है और इसके एंड होने पर चल जाएगा अगली क्लास से क्या, भक्ति काल। तो हमारे टॉपिक के साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। अब अपना जो उद्देश्य होगा वो क्या, थोड़ी स्पीड को बढ़ाने के लिए होगा। अब कोशिश रहेगी कि अपनी जो क्लास है वो एक दिन छोड़ के एक दिन आती थी बीच बीच में, तो अपन अब ये कोशिश करेंगे कि डेली की डेली वो क्लासें हो। तो करते हैं अपन शुरू बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो देखो अपना जो टॉपिक है वो गद्य साहित्य में चल रहा है और गद्य साहित्य में चल रहा है अपना रासो काव्य, है ना, रासो काव्य। हम रासो काव्य के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। हमने एक कंप्लीट कर लिया था, दूसरा जो रासो ग्रंथ है उसका नाम है विसल देव रासो, विसल देव रासो, हाँ, विसल देव रासो, ये इसका ग्रंथ है। अब इसकी बात करते हैं तो ये देखो सुनो, इसके जो है लेखक, लेखक कौन है, इसके जो लेखक है वो है नरपति, नरपति न्याल, नरपति निलय, है ना। अगर इसका समय काल लेते हैं, समय इसकी जो रचना हुई थी इसका समय, इसका समय 1155 ईस्वी के पास का, ठीक है ना, 1155 में ये रचना आई थी, ठीक है। इसके साथ आप हम देखेंगे अगर इसमें रस की बात करें, रस, तो ये इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रस है, रस तो आप जानते होंगे, ठीक है, जिससे आनंद की अनुभूति हो या जो भी चीज हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो रस, रस इसमें है वियोग रस, वियोग, वियोग रस। अगर आपको पता होना चाहिए कि वियोग रस क्या होता है, वियोग रस का मतलब एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि दूर जाना, है ना, मतलब कि एक तरह से क्या, दुखी होना, ठीक है। वियोग का मतलब अपने जब नायिका या नायिके, जो नायक नायिका एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो उनके बीच में जो उत्पन्न होने वाला रस है उसको अपन बोलते हैं वियोग, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा कई बार। अगर बात करें इसमें जो इसके जो रासो, ये जो बसलदेव रासो, रासो के भाग, इसके ना 4 भागों में बना हुआ है। इसके कितने भाग हैं, 4। 4 कौन कौन से हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। तो इसमें क्या 4 भाग हैं, तो इसकी स्टोरी अपन बाद में सुनेंगे। पहले अपन क्या है इसके देख लेते हैं इसको 4 भागों को, है ना। नंबर 1 प्रेम विवाह, अंग्रेजी में बोले तो लव मैरिज, ठीक है। तो इसमें क्या है, वर्णन 2 व्यक्तियों का किया गया है। 2 व्यक्ति कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 2 व्यक्तियों का वर्णन किया गया है। विसलदेव का मतलब होता है बिग्रहराज चतुर्थ, जो कहाँ का शासक है, वो है ना, और राजमती के साथ इसका क्या है, ब्याह होता है। तो लिखते हैं यहाँ पे इसमें, इसमें इसमें राजा बिग्रहराज, बिग्रहराज की शादी, शादी राजमती के साथ होती है, राजमती के साथ, शादी के साथ होती है, मतलब राजमती के साथ क्या होती है, शादी। और जो ये आपकी राजा है जिसका नाम है बिग्रहराज, ये अजमेर का शासक है, कहाँ का, अजमेर। ये अजमेर का शासक होने के साथ इसका नाम है, जो बिसलदेव का मतलब क्या होता है, बिसलदेव का ही नाम दूसरा नाम है, जो असली नाम है वो है बिग्रहराज चतुर्थ। ये लिखना भूल गया पूरा, हाँ ये लिख दो, कोई बात नहीं है, चतुर्थ आप पूरा ऐड कर लेना, बिग्रहराज चतुर्थ, फोर्थ नंबर का। दूसरा इसमें भाग आता है वियोग का, वियोग। अब वियोग का मतलब मैंने आपको बता दिया, एक दूसरे से अलग होना। तो इसमें क्या होता है, एक स्वर्ण मुद्रा, मैं आपको बता देता हूं, आपको ये याद रखना है, स्वर्ण मुद्रा। स्वर्ण मुद्रा के बारे में अपन जानते होंगे,
अगर नहीं जानते तो उसका मतलब सीधी सी बात है क्या, सोने का सिक्का। तो इसमें क्या है कि इन दोनों राजा और रानी में आपस में क्या बहस होती है, बहस मतलब कि वार्तालाप होती है। और इसके दौरान वो जो मालवा की रानी है, ये कहाँ की रानी है, ये राजमती है मालवा की, ठीक है। तो इन दोनों में क्या आपस में बहस हो जाती है, हालांकि लव मैरिज होती है, देख रहे होंगे आप। तो इसमें क्या होता है कि इन दोनों के बीच में क्या स्टोरी बनती है कि इन दोनों कभी अपने जो राजभवन है उसमें बैठे हुए होते हैं और साथ में ये क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। तो इसके दौरान क्या जो राजमती होती है वो थोड़ी लंबी लंबी फेंकने लग जाती है और बात करने लगती है कि तुम तो मेरे लिए कुछ नहीं करते। किससे बोलता है, राज बिगड़े राज से। तो इसलिए कि तुम तो कुछ नहीं हो मेरे आगे, जो हमारे पिताजी है मतलब जो मालवा के राजा, किसके, राजमती के पिताजी है ना, पापा, ठीक है। तो इनके जो पिताजी हैं वो क्या है, इनके जो विवाह के बारे में बात बता रही थी कि हमारे लिए तो दूर दूर से सूरवीर और बहुत सारे क्या रहे ब्याह मतलब शादी वगैरह के क्या संबंध आ रहे थे। उनके पास खूब धन था, सारी चीजें, बहुत सोना था, चांदी थी। तो ऐसी चीजों में क्या ये बातचीत करने लग जाती है और इन दोनों में इसी के कारण आपस में क्या बहस हो जाती है। वार्तालाप होने के कारण एक दूसरे से क्या बहस हो जाती है, जिसके कारण, इसका कारण, असली कारण क्या, स्वर्ण मुद्रा। तो ये सोने के सिक्के के चक्कर में होती है क्योंकि इसके पास मतलब ये सोने ही सोना चाहती है। तो इस राजा ने बोला एटीट्यूड में आकर के कि मैं तेरे लिए इतना सोना लाऊंगा कि तू देखते देखते क्या हो जाएगी, पागल हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस स्थिति में इसने क्या किया, जो बिसल देव है बिग्रराज, इसने क्या किया, ये युद्ध करने चला गया, है ना। जब युद्ध करने गया तो इसके बाद ये पूरे 12 वर्ष तक, पूरी 1 साल तक ये अपने जो राज्य में वापस नहीं आया। इसके दौरान जो राजमती है वो इसको क्या पश्चाताप होता है अपने आप में, क्यों, क्योंकि भाई मैं मतलब इसमें क्या है हर मतलब कि आपने गौर किया होगा, हर 3 या 4 महीने के अंदर, कम से कम 4 महीने में हर बार ऋतु चेंज होती है। बरसात आती है, वर्षा ऋतु, ठीक है, बसंत ऋतु, ऐसे ही शीत ऋतु, ठीक है, ऐसे तीनों चारों ऋतुएं आती हैं। जिसके कारण क्या, जो एक अगर आपने पढ़ा हुआ है हिंदी साहित्य के अंदर, जो नारी होती है मतलब कि नारी क्या बोलते हैं, नायक और नायिका जब दोनों अलग हो जाते हैं तो जो नायिका होती है वो क्या है, संताप में मतलब क्या तड़पती रहती है। इसका कारण क्या है, ये ऐसे ही सेम राजमती के साथ होता है कि ये अब अकेले हो गई है। इसको क्या है, जो अब इसका राजा है मतलब इसका जो पति है उसकी बार बार याद आती है। तो ये अंत में दुखी होने का जो कारण मानती है स्वर्ण मुद्रा को। और एक बार इसके कारण जब उसको ने बाट देखी कि वो लौट के वापस नहीं आ रहा है, जब लंबा टाइम हो गया, ठीक है, महीना 6 महीना देखा होगा उसने, फिर उसके बाद वो क्या अपने राज्य में दोबारा लौट के चली गई। इस स्थिति के दौरान क्या होता है, जब राजा को पता पड़ती है बात, तो उन्हें सोच, क्योंकि उसने क्या पूरे राज्य पे मतलब कि पूरा जो भारत के अंदर है उस क्षेत्र में क्या पूरा राज्य कर लिया और दुनिया भर का सोना चांदी उसके पास क्या है, अथाह भंडार हो गया। तो इसने सोचा कि अब है ना वापस चला जाए और काफी लंबा टाइम हो गया है। जब ये अपने राज्य में वापस आता है बिग्रहराज चतुर्थ, तो ये देखता है कि वहां पे जिसके लिए वो सोना चांदी इतना सामान लेके आया वो तो रानी यहाँ पे है नहीं, बल्कि वो रूट करके कहाँ चली गई है, वो अपने लावा के क्षेत्र में, है ना, लावा के क्षेत्र में गई है। तो अंत में जाकर के इस स्थिति में क्या होता है, जब वो उसको दोबारा मना के लाएगा, इन दोनों का क्या होगा लास्ट में, पुनर्मिलन। इस प्रकार की ये स्टोरी है, पूरी कहानी आपके सामने पेश कर दी है। तो अब बिग्रहराज की क्या है, वियोग हो रहा है। तो बिग्रह स्वर्ण मुद्रा पर राजमती राजमती व बिग्रहराज बिग्रहराज की वार्तालाप से बहस, वार्तालाप से बहस, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो गए, आपस में क्या है, एक दूसरे से अलग होने वाले हैं क्योंकि दोनों में बहस हो गई है, अलग हो गए, ठीक है, वियोग दोनों के बीच में अलग हो रहा है। इसके बाद आता है ग्रह बृहत्तम। इसमें क्या होता है, अब दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे से, राजा तो अपनी मस्ती में मस्त है क्योंकि वो तो एटीट्यूड में गुस्सा होकर गया है कि तू क्या कहती है, पैसे पैसे करती है, तो इसको क्या है, घना सारा पैसा इकट्ठा करने के लिए चला जाएगा। इस स्थिति के दौरान वो क्या करता है, वियोग होता है किसके अंदर, रानी के अंदर, दुख होता है, ठीक है ना, कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या असली, उसको अब अपन देखेंगे। अब वियोग वृतांत चल रहा है तो देखो इस स्थिति में, इसमें वियोग का वर्णन किया
है। वियोग किसका होगा, सोच के देखिए। राजा तो अपने मस्ती में मस्त है, वो तो अपना राज धन मतलब रुपयों को इकट्ठा कर रहा है रानी के लिए, पर यहाँ पर जो दुखी हो रही है वियोग, इसलिए उसका कौन कारण है, राजमती। इसको एक बाद में लिखूंगा, एक काम की चीज अपन आगे लिखेंगे। इसके बाद है वियोग के बाद आता है पुनर्मिलन। पुनर्मिलन, अगर पुनर्मिलन की बात करें तो राजा का, राजा बिग्रह राज का मालवा में जाकर रानी को मना के लाना। तो इस स्थिति में क्या होता है, यदि आपने देखी होगी एक और, अगर इसकी स्टोरी पे जाते हैं और रियल स्टोरी पे आते हैं तो दोनों कहानी सेम होती है। कैसे कि चाहे गलती आदमी की हो चाहे नहीं हो, लास्ट में जब भी रानी को मनाना है तो उसको राजा ही मना के लाएगा, ठीक है ना। तो सेम स्टोरी ये होती है। तो यहां तक हो गया, ये चार इसके भाग हो गए, चार खंड। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखनी है, इंपॉर्टेंट लाइन, ये बिगड़े के दौरान जब वो राजा बाहर चला गया। इस रचना में इस रचना से ही इस रचना से ही 12 मासा या 12 मास की रचनाओं 12 मास की रचनाओं का वर्णन रचनाओं का लेखन शुरू माना जाता है। देखो सुनो, रचना से ही 12 मासिक रचनाओं का प्रारंभ माना जाता है। रचनाओं का प्रारंभ माना जाता है। अगर षड्रचनाओं की बात करें तो षड्रचना भी पिछली बार लिखाई थी मैंने अमीर खुसरो के साथ, कि अमीर खुसरो ने षड्रचना मतलब 6 प्रकार की रचनाओं को क्या किया है, वर्णन किया था। अब ये अपन और आगे की ओर बढ़ेंगे भाई, ये हो गया यहाँ तक आपने उतार लिया होगा। अब अपन बढ़ेंगे कुछ अन्य चीजों के बारे में, तो एक बार यहाँ तक उतार लीजिए, फिर इसको एक बार पूरे साफ करके अपन आगे की ओर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आप इतने जल्दी से उतार लीजिए। रस तो मैंने लिखा दिया ना, वियोग रस, ठीक है। इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, जल्दी उतारना है, ठीक है। उतार लिया क्या, ठीक है। उतार लिया होगा उम्मीद करते हैं, ठीक है। इससे अपन आगे की ओर बढ़ेंगे। 4 ये खंड इसके आप राशि के कितने भाग है, 4 भाग, ठीक है। यहाँ तक अपन उतार चुके हैं। अब इसके आगे अपन आगे की ओर चर्चाएं करेंगे, ठीक है। कहाँ का आ जाए, अजमेर का, ठीक है। अब सुनिए आगे की ओर, 4 भाग हो चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं कुछ अपन इसकी एक और चीज देख लेते हैं इसमें। देखो अगर काव्य की बात करें तो सुनो, यह है प्रबंध काव्य, प्रबंध
ऐसे काव्य या फिर प्रबंध काव्य। ठीक है, अगर इसमें पृष्ठ की बात करें, इसमें कितने पन्ने, तो पृष्ठ, इसमें जो पृष्ठों की संख्या है वो टोटल है 100 मानी गई है। ठीक है, लगभग 100 मानी गई है। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपन यहाँ से नंबर 1। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल क्या कहता है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसको रासो काव्य, रासो काव्य, रासो काव्य कहना बुरा लगता है, बुरा लगता है। क्या कह रहा है कि सुनो, ये कहना चाह रहा है कि अगर हम इस विसलदेव रासो, जो ये काव्य है विसलदेव रासो काव्य, इसको जो ये रासो काव्य कहना कैसा लग रहा है, बुरा, बल्कि कैसा लग रहा है, बुरा, मतलब रासो काव्य कहना अच्छा नहीं लग रहा है। इसके लिए अपन और स्थिति देखते हैं। नंबर 1 हो गया इसमें, एक तो इसमें ये बोलिए दूसरी बात, और तीसरी अगर इसमें नायिका की बात करें, इसमें नायिका परपोषिता है, परपोषिता, परपोषित पतिका है, पतिका कहा है। नायिका को, रामचंद्र शुक्ल ने नायिका को परपोषिता, परपोषित, देखो पोषित पतिका का है, सॉरी उल्टा बोल रहा है ना, पोषित पतिका का है, क्योंकि बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो गया है ना, बात तो मैं सही लिख दी थी। इसके बाद अगर इसमें देखो गीत है, अगर इसमें गीत की देखें तो इसमें जो गीत रामचंद्र शुक्ल कहता है कि ये गीत हैं मोती लाल मैनारिया, मैनारिया, ये इसको तो ग्रंथ ही नहीं मानता है कि ये काव्य ग्रंथ नहीं है ना, इसको जो रचनाकार है उस पर केवल सवाल उठा दिए इसमें। ठीक है, इसके बाद हम 4 नंबर पर देखेंगे, गणपति चंद्रगुप्त को देखेंगे, गणपति चंद्रगुप्त। अगर गणपति चंद्रगुप्त की बात करें तो ये कहता है कि जो रासो ग्रंथ है विसलदेव रासो, ये कोई काव्य नहीं है, मतलब क्या है, कोई काव्य नहीं, बल्कि ये क्या है, एक ब्रह काव्य है। कैसा काव्य, ब्रह काव्य। नंबर 5, इसके बाद देखेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार, बच्चन सिंह के अनुसार ये कहता है कि समुच्चय, देखो अनुसार, तो ये कहता है कि देखो मध्यकाल के दौरान, ये मध्यकाल चल रहा है, ठीक है, मध्यकाल में, मतलब नायिका, सुनो किसके बारे में, राजमती के बारे में बात कर रहा है कि मध्यकाल की ऐसी जुबान वाली तीखी, सुनो ऐसी जुबान वाली तीखी और जवान की बिल्कुल कैसी, सॉरी मन की कैसी, बिल्कुल खड़ी नायिका मैंने पहले कभी नहीं देखी। मतलब कि इस जमाने में कैसी जो नायिका बिल्कुल क्या है, बिल्कुल खड़ी बात करती है, वो नहीं देखती है कि सामने वाले को क्या दिक्कत आती है, कि उसके बोलने में क्या प्रभाव पड़ता है। और खड़ी बोल जुबान भी तेज
वो सीधी बात ऐसी कहती है कि सामने वाले के क्या मन में भी कोई बात लग सके। तो इनको अपन उतारेंगे। एक सेकंड में थोड़ा, एक सेकंड रुकिए। ठीक है दोस्तों, तो अपन इनके बारे में लिख लेते हैं क्या क्या स्टोरी है। अगर बात करें डॉक्टर, इनकी तो कुछ छोटी छोटी है। तो देखो इसको देखो, मैनारिया, मैनारिया, इस ग्रंथ को, इस रासो को, रासो को गे काव्य, गे या इसको बोलते हैं अपन गीति काव्य, गीति काव्य, काव्य नहीं मानते, नहीं मानते तथा इसका कवि, इसका कवि, जो ये कवि मतलब जो रचनाकार करने वाला है, इसका कवि नरपति, 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 नरपति जो गुजरात का है, जो गुजरात, गुजराती, उल्टा लिख दिया, जो गुजराती, देखो नहीं मानता, ठीक है, नहीं मानते तथा इसका, इसका कवि गुजरात कवि नरपति जो गुजरात कवि है उसको माना गया है, उसको मानता है, उसको मानता है, समझ गए। मोतीलाल बेनारी कव्य। इसके बाद इसको ये क्या भ्रय काव्य मानता है के अनुसार, यह है रासो काव्य, रासो काव्य नहीं है, नहीं है बल्कि, बल्कि कैसे काव्य, बल्कि यह है भ्रय काव्य, ग्रह काव्य। कैसे काव्य माना है गणपति चंद्रगुप्त ने कि एक कैसे काव्य, भ्रय काव्य, जिसमें केवल दुख वगैरह अलग होना, क्योंकि 12 वर्ष की बात करें कि भाई 12 वर्ष मतलब पूरी एक साल वो अलग रही है, तो भ्रय में तो जिए कौन, जो राजमती है उसकी रानी। तो इसके आधार पर क्या भ्रय काव्य मानता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ये कहता है कि समुच्चय, समुच्चय मध्यकालीन या समुच्चय मध्यकालीन, मध्यकालीन, मध्यकाल में ऐसे लिखो, मध्यकाल, मध्यकाल, मध्यकाल में, मध्यकाल में जुबान कितनी तगड़ी, जुबान, जवान या जुबान की, जुबान की इतनी, इतनी तेज, तेज को अपन बोलते हैं अपनी भाषा में पैनी, ठीक है, बिल्कुल पैनी, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखूं पैनी, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया, जुबान की इतनी तेज तथा मन की, मन की इतनी खड़ी, इतनी खड़ी नायिका, नायिका, नायिका नहीं देखी, नहीं देखी, मतलब जुबान के, मतलब पहले के समय में अगर बात करें कि इसमें जो राजा रानी है वो क्या प्रेम में, उनमें सारे राजपाट में क्या होते, लीन होते, पर इस स्थिति में क्या है, ये कह रहा है कि समुच्चय जो युवा, समुच्चय मध्यकाल के दौरान में ऐसी जुबान की तेज और ऐसी कोई मन की खड़ी नायक कोई किसी ने नहीं देखी जो अपने राजा महाराजा को क्या ठुकरा रही है कि मेरा अगर पिता होता तो ये कर देता, वो कर देता, बल्कि ये सोच रही है कि वो दूर जाएगा, वियोग रहेगा या कुछ भी ऐसी बातों को ध्यान नहीं दे रहा है। तो यहाँ तक आप इसको उतार लीजिए, फिर अपन आगे की ओर चलेंगे। तीसरा रासो खुमान रासो। खुमान रासो कौन है, खुमान राजा का बात की जाती है खुमान रासो के अंदर, और खुमान रासो में क्या है, इसने 24 युद्ध लड़े थे, ये चित्तौड़ का राजा था, ठीक है। इसके अंतर्गत हामिरदेव रासो, सॉरी जो महाराणा प्रताप का बेटा है उसका भी वर्णन किया गया है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, इसको उतार लीजिए एक बार अपन, ठीक है। खुमान रासो पढ़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे परमाल रासो को, ठीक है, आप एक बार उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए भाई, है ना। ये आपका रासो ग्रंथ सेकंड वाला कंप्लीट। अब 4 रासो ग्रंथ हो रहे हैं, वो अभी हो जाएंगे थोड़ी सी देर में, ज्यादा टाइम नहीं है इनमें, ठीक है। खुमान रासो को पढ़ लेंगे। एक और लाइन देख लो इसमें, है ना, एक और लेकर लिख लेते हैं जिसका नाम है गौरी शंकर, डॉक्टर
एक सेकंड। डॉक्टर गौरी गौरी शंकर ओझा। ओझा, देखो गौरी शंकर ओझा है, ठीक है। ओझा ने यह रचना हामिद नामक कवि की मानी है। हामिद नामक कवि की मानी है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद कुमार रासव पढ़ेंगे, शुरू करने वाले हैं। इसका जो लेखक कुमार रासव वो है जगनिक, ठीक है। और इसका ये कलिंग के राजा का दरबारी कवि है, ठीक है। तो ये बता लीजिए जल्दी से, फिर अपन आगे की ओर इसको चर्चा करेंगे। उतार लिया, चले आगे। चलो भाई दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं अपन, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन सेकंड वाले पे। सेकंड हो गया, थर्ड नंबर का रासो काव्य चलेगा। ठीक है, कौन सा वाला? सेकंड के बाद आएगा थर्ड नंबर का, ठीक है। थर्ड नंबर में जो अपना काव्य का नाम है परमाल रासो, देखते हैं। परमाल नंबर, सॉरी पहले खुमान पढ़ेंगे। खुमान रासो, इसकी रचना समय 1725 ईस्वी का, ठीक है। और इसके जो रचनाकार है, रचनाकार इसका जो रचनाकार है मुनि मुनि दलपति मुनि दलपति, ठीक है। मुनि दलपति विजय, इसका पूरा नाम, ठीक है। कहां तक हो गया? दो हो गया। मुनि दलपति विजय, ये हो गया। अगर रस की बात करें, इसमें है वीर रस। कैसा रस है? वीर रस। तो तालो सीधा, ये छोटे छोटे है ना, तो मैं बोल रहा था पहले ये छोटे हैं, ज्यादा बड़े काम नहीं होगा अपना, ठीक है। तो सुनो, इस रचना में या इस रासो काव्य में रासो रासो काव्य में इस रासो काव्य में चित्तौड़ के राजा चित्तौड़ के राजा खुमान द्वितीय, ठीक है। खुमान द्वितीय के 24 युद्धों का वर्णन है। 24 युद्धों युद्धों का वर्णन है। कितने युद्ध है? 24 युद्ध का वर्णन है। नंबर एक। नंबर सेकंड की बात करें, इसी रासो काव्य में चित्तौड़ के राजा, ये लिखूं, चित्तौड़ के महाराणा प्रताप, चित्तौड़ के महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम है अमर सिंह, याद होगा, अमर सिंह का भी वर्णन है, ठीक है। आगे समझ। इसके बाद देखो एक आती है शिव कुमार सेंगर, शिव सिंह सेंगर, ठीक है। शिव सिंह सेंगर, ये क्या कहता है? ये मतलब थोड़ा सा अलग चलेगा इसमें। ये कहता है
कि जो ये कुमार रासो है, ठीक है, इसका जो लेखक है इसने क्या है, किसी भट्ट को माना है, ठीक है, ये इसने बात की है। इस रासो काव्य का, इस रासो काव्य का लेखक, इस रासो काव्य का लेखक किसी किसी भाट, भट्ट बोल दिया, भाट बोल दिया है ना, किसी भाट की रचना मानता है। देखो किसी इस रासो काव्य को, इस रासो काव्य का लेखक किसी भाट की रचना को मानता है। रुको, किसी, देखो इस इस रासो काव्य का, इस रासो काव्य को ऐसे कर दो, लेखक को हटा दो, है ना, रासो काव्य को किसी भाट की रचना मानता है, कौन, शिव सिंह सेंगर, ठीक है। तो ये आपका रासो काव्य है, इसमें ज्यादा तो नहीं है, फिर भी आप इसमें और चीज अपन लिखेंगे, ठीक है ना, अभी लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। अब इसमें साथ में हिंदी लिख लेते हैं। तो देखो, अगर बात करें इस रासो काव्य का, अगर इसमें छंद की बात करें तो इसमें जो छंदों की संख्या है लगभग 5000 छंद, कितने, लगभग में याद रखना, लगभग कितने छंद माने इसने, 5000 छंद माने। जिनपति, अगर इसकी भाषा की बात करें तो इसमें जो भाषा है वो अपभ्रंश की भाषा है। कैसी, अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब जैसे हम कहेंगे टूटी फूटी भाषा, मतलब कि ये भाषा ऐसी जो टूट रही है, ना तो वो संस्कृत में है, ना हिंदी में, ना उर्दू में, वो क्या है, मिक्सचर चल रही है, मिक्सचर मतलब कि मिक्स होकर के, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। हाँ, प्रकाशन, इसका जो प्रकाशन में लाया, प्रकाशन में लाए, प्रकाशन में इसको कौन लाया, वो लाया था कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। ये आपका रासो काव्य है, तीसरे नंबर का। 4 नंबर का देखो, परमाल रासो, परमाल रासो। इसके लेखक, अगर समय की बात करें, इसका जो रचना काल का समय है वो है 13वीं सदी, 13वीं सदी, ठीक है। अगर इसके लेखक की बात करें, इसमें जो लेखक है, इसमें जो लेखक लेखक है वो कौन है, हाँ, जगनिक, जगनीक। जगनीक कौन है, ये कहां का दरबारी कवि है, तो सुनो इसको, ये लिख दो, जगनीक दरबारी कवि, दरबारी कवि। ये दरबारी कवि था, ये दरबारी कवि था परमल दी, है, परमाल उल्टा लिख दिया, परमादी देव का, परमादी देव का दरबारी कवि था, ये समझ में आ गया। हाँ, इसमें जो वर्णन किया गया है ये कैसा है, देखो इसको यार वैसे लिखना पड़ेगा, यहाँ तक तो आप लिख लो, है ना। इसकी बात देखो, इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन है, वर्षा ऋतु के गीतों का वर्णन है, वर्षा ऋतु के गीतों, वर्षा ऋतु के गीतों का वर्णन, वर्णन है, समझ में आया। इसमें कैसे गीत हैं, वर्षा ऋतु के, ये अब देखो, हाँ इसमें देख लेते हैं, इसमें जो रचना है, ये रचना देखो, लोक लोकगीत की रचना है, लोकगीत की रचना है, तथा इसके गीत, इसके इसके गीत लोग गाते हैं, इसके गीतों को, इसके गीतों को चरवाहा, चरवाहा
गाते हैं। समझ में आई? कि देखो ये पहली बात तो परमाल रासो जो ग्रंथ है ये कैसा रासो काव्य है? लोकप्रिय काव्य है। मतलब इसको क्या है, ये काव्य मतलब गाने वाला काव्य है जिसको क्या है हर जो ग्वाले होते हैं इस क्षेत्र में, ठीक है, जहाँ राजा था इस क्षेत्र में जो जो भी है ग्वाले जो गाय वगैरह चराते हैं भेड़ों को चराते हैं वो क्या अपने मन में ही इनको गाते हैं और जोर जोर से गाते हैं। इसलिए एक कैसा काव्य है, लोकप्रिय काव्य है जिसको कौन गाता है, उसके आसपास के लोकल क्षेत्र के कौन गाते हैं, राजा महाराजा सॉरी ग्वाले गाते हैं, ठीक है ना। ये लोकगीति के काव्य है, ठीक है भाई। मैंने आपको बताया था कौन सा काव्य है, लोकगीति का। अगर बात करें ये राजा, अगर राजा की बात करें इसमें जो राजा था, राजा अगर ये राजा कहाँ का है, कलिंग क्षेत्र का। मैंने आपको बताया पहले ही बता दिए कलिंग, कलिंगर क्षेत्र, कलिंजर क्षेत्र का, ठीक है। तो कलिंजर के आसपास के जो भी इलाका है वहां पे क्या है जो चरवा होते हैं अपनी गायों को चराते हैं उसके दौरान इस गीतों को गाते हैं। यहाँ तक की बात आई समझ में? इसके बाद अपन आगे की ओर देखेंगे। इसको मैं मिटाना चाहता हूँ एक बार। एक बार इसको उतार लीजिए। देखो रामचंद्र शुक्ल तो कहते हैं कि ये जो हालांकि गीत गाए गए हैं ये केवल क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब कि उसके क्षेत्र विशेष में लोकलिटी में गाया जाने वाला क्या है, एक गीत है जिसको क्या है मुंजावानी पे गाया गया है, ना कि कोई प्रमाणिक रचना है। हजारी प्रसाद इसको अर्ध प्रमाणिक रचना मानता है, ठीक है। कौन मानता है? परमाल देव की बात कर रहे हैं अपन, है ना, परमाल व्यासों की अर्ध प्रमाणिक रचना मानता है हजारी प्रसाद। और रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इसके जो गीतों के मतलब ये जो गीत है ना, परमाल व्यासों के जो गीतों में जो शब्द हैं उसकी ध्वनि केवल क्षेत्र विशेष तक है, उसकी गूंज नहीं सुनाई देती। मतलब केवल कहने का मतलब क्या है कि ये तो क्या है लोकल के क्षेत्र में, जैसे कि आपके क्षेत्र में कोई मल्हार गाए जाते हैं, जैसे रसिया गाए जाते हैं, या अपने क्षेत्र में कोई क्षेत्र विशेष के जो भी लोक गीत गाए जाते हैं वो केवल क्षेत्र गीत है ना। इसके कारण क्या है, इसकी जो गूंज है, इसकी जो पुकार है, ये सुनाई नहीं देती, बल्कि क्या है लिमिटेड इलाके में क्या है सीमित है, ना कि कोई अन्य क्षेत्र में ये है, ठीक है। तो यहाँ तक की ये आपकी कहानी। इसके बाद इसका जो मेन प्रकाशन करने वाला था वो, देखो छापना अलग बात होती है, इसका जो मैंने प्रकाशन किया था वो इसका जो असली है प्रकाशक, ठीक है। सबसे पहली बात तो आप ये समझो इसका प्रकाशन ये किया था सुंदरदास ने, ठीक है, काशी नागरी प्रचार सभा में किया था। कब? 1919 में। पर इससे पहला आती है 1865 की समय का। 1865 में फरुखाबाद जो यूपी का क्षेत्र पड़ता है उसमें क्या है एक कलेक्टर हुआ जिसका नाम है चाय इटली। उसने क्या है इस रचना को सुना, मतलब लोगों से पूछा, जानकारी की, और उस रचना को क्या है एक लेखक में लिखा, मतलब मौखिक रचना थी, मौखिक प्रमाण के आधार पर क्या है उसने राइटिंग किया, मतलब कि उस पर लिखा, और इसको नाम बदल करके उसने अपना नाम जो है रचना का नाम लिखा, और साथ में इस विशल देवरासों को क्या है मतलब सुरक्षित किया। जैसे ही सुरक्षित हो जाएगा और सुरक्षित करने के बाद ये कहा उसके हाथ पड़ जाएगा, किसके? 1919 में सुंदरदास के हाथ में, ठीक है। तो ये बार यहाँ तक उतार लीजिए, फिर अपन इसको आगे की ओर देखेंगे भाई। उतार लीजिए ये बार। अरे प्रभु।
शुरू कर भाई आगे की ओर। चलो ठीक है, आगे की ओर लिखते हैं अपन। कहां तक हो गया? यहाँ हो गया। परमाणु चलेगा, ये तो परमाणु बच रहे हैं, है ना। सुनो भाई, शुरू करते हैं अपन परमाणु राशियों की ओर, ठीक है। परमाणु राशि पे ध्यान दीजिए, परमाणु राशियों की ओर चल रहे हैं ना। परमाणु परमाणु राशि, अभी तो ये इसका बच गया है ना। क्या क्या बच गया? अगर बात करें नंबर एक, आप सीधा ऐड कर लेना। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल इसको क्या कहता है? इन गीतों की रचना, इन गीतों की ध्वनि सुनाई पड़ती है, इन ध्वनि या आवाज, ठीक है, आवाज ध्वनि सुनाई पड़ती है, सुनाई सुनाई पड़ती पड़ती है, किंतु सुनाई पड़ती है, या इसको लिखो, इस इसका वास्तविक शब्द नहीं है, इसका वास्तविक शब्द नहीं है। समझ में आई? केवल इस ये क्या है, लोकगीत, मतलब लोकलिटी में गाए वाले, लोकलिटी क्षेत्र में या लिमिटेड क्षेत्र में गाया जाने वाला केवल गीत है। इनके कोई वास्तविक शब्द नहीं है कि कोई रचना में लिखा गया है। ये तो हो गया नंबर एक। सेकंड पे बात करें, हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद पे देख लेते हैं। तो हजारी प्रसाद इस रचना को, इस रचना को अर्ध प्रमाणिक मानता है, अर्ध प्रमाणिक रचना मानता है। कैसे रचना मानता है? अर्ध प्रमाणिक, बल्कि ये क्या है, आधी चीज सही है आधी चीज गलत है, ये चीजें कहना चाह रहा है, ठीक है। हजारी प्रसाद हो गया, ये हो गया। और भी बच रहा है क्या? जैसे बचने को तो कई और भी सारी चीज लिखनी है अपने को, ठीक है। फिर भी इसको अपन क्या आगे की ओर ऐसे लिखेंगे, जैसे अगला पॉइंट बने अपना, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेना। तो सुनो, नोट करके लिख लेना सीधा। नोट, नोट में आप नंबर एक डालो कि 1865 ईस्वी में, 1865 में या ईस्वी में, 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के, फर्रुखा फर्रुखाबाद फर्रुखाबाद के कलेक्टर, कलेक्टर देखो, फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स एलियट, चार्ल्स एलियट ने, चार्ल्स एलियट, ठीक है, एलियट ने, चार्ल्स एलियट, चार्ल्स एलियट ने मौखिक आधार पे, मौखिक आधार पर, कैसा आधार है याद रखना, मौखिक मतलब लोगों से पूछा क्या है क्या नहीं है, कि जिन गीतों को गा रहे हैं वो इसका क्या प्रमाण है, कि ये किससे रिलेटिव है। तो इससे क्या, उन जो भी गीत गाते हैं उनको क्या है, संकलन किया मौखिक आधार पर अलाहाखंड, अलाहाखंड के नाम से संकलित किया, संकलित किया। आ गई समझ?
उनको बाद में क्या है, एक करेक्टर हुआ जिसका नाम है चार्ल्स एलियट। चार्ल्स एलियट ने मौत के आधार पर मतलब लोगों से पूछा क्या है, उनके पास जाकर के पूछा और उसके आधार पर अपना एक रचना लिखी जिसका नाम है अलाखंड। ठीक है, इसके नाम से इसने क्या सुरक्षित किया। सन 1919 की बात करेंगे। सन 1919 ईस्वी में श्याम सुंदर दास ने श्याम श्याम सुंदर दास ने काशी नागरिक प्रचारणी सभा, काशी नागरिक प्रचारणी सभा में इसका प्रकाशन किया। इसका प्रकाशन किया। ठीक है, ये आपका परमाल रासो कितने नंबर का हो गया, 4 का। अब अगला आएगा 5वें नंबर का जिसका नाम है हामिरदेव रासो। ठीक है, हामिरदेव रासो के बारे में अपन को कई सारी चीजें पढ़नी है। इसको एक बार उतार लीजिए, पूरा बोर्ड में एक बार क्या इसको क्लियर करूंगा। इतना मैं यहीं पे डाल लेता हूँ अपने मार्कर के अंदर, इतने उतार लीजिए भाई। अपना ये सही चल रहा है ना, और कैमरे को देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सही चल रहा है। वैसे थोड़ी देर में हो जाएगा, अभी जल्द से जल्द 5 या 10 मिनट के अंदर हाईएस्ट हो जाएगी। ठीक है, देखो इस रचना को जो इसने लिखा था इसको जन समूह भी कहते हैं। ये वो मैं लिखा लूंगा। इस ये जो फर्स्ट नंबर का नोट डल रहा है इसको क्या बोलते हैं, जन समूह की विधि। ठीक है, क्योंकि ये जनता से लिया है इसलिए क्या है, इसको जन समूह की विधि भी कहा गया है। ठीक है, देखते हैं आगे होगी। इसे जन समूह की विधि विधि कहा गया। तो भाई जनता से लिया तो जनता के द्वारा ही इसको क्या जन समूह का विधि कहा गया। तो इसके उत्तर दीजिए आप प्लस पढ़ना है एक बार। चलो वही अपन आगे की ओर लिखेंगे। चलो भैया आगे की ओर चलते हैं, ठीक है ना। नंबर 4 हामिद रासो। ठीक है, हामिद रासो। हामिद रासो की बात करेंगे। देखो
इसकी जो भाषा याद रखनी है आपको, भाषा, इसकी जो भाषा है वो अपभ्रंश है, अपभ्रंश। प्राकृत शैली है, कैसी शैली है? प्राकृत की, बिल्कुल शैली है इसमें प्राकृत। अब शुरू करते हैं अपन आगे। और अब सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ इसमें हामिर का मतलब देख लो आप, यहीं से लिख देते हैं सीधा, हामिर का, हामिर शब्द का, हामिर का मतलब सीधा लिख लो, हामिर का मतलब अमीर, अमीर की विशेषता, अमीर की, या अमीर का विशेषण होता है, अमीर का विशेषण। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, अमीर का विशेषण कहा, और इसको कहने वाला जारी प्रसाद, जारी प्रसाद। इसके बाद देखते हैं अपन नंबर 1। अब इसमें अपन कुछ पॉइंट डाल के लिखेंगे। देखो ये प्राकृत पेंगुलम, प्राकृत पेंगुलम, पेंगुलम, प्राकृत पेंगुलम की प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा। देखो प्राकृत पेंगुलम की प्राकृत भाषा, ठीक है, प्राकृत, प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा में हमें से संबंधित है, प्राकृत भाषा में हमें से संबंधित, संबंधित है। कैसी है? जो हमें दिए गए ये किससे संबंधित है? प्राकृत भाषा से संबंधित है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, नंबर 2, प्राकृत में संकलन, प्राकृत में संकलन लक्ष्मीधर ने किया है, लक्ष्मीधर, ठीक है, जो किसका है? सड़ाधर का भाई, सड़ाधर का छोटा भाई, छोटा भाई, इसको ये बंद कर दो, ने किया, ऊपर वाले उतार लिया होगा, ठीक है, और रासो। इसके बाद देखिए यहाँ तक हो गया। इस रासो, इस रासो में, इस रासो में प्राकृत कवि, प्राकृत के कवि, इसमें प्राकृत के कवि जैसे कि जल जल, प्राकृत के कवि जल जल है, ठीक है, गाधा धर है, ठीक है, और इसके बाद सड़धर इत्यादि या आदि के प्राकृत के कवि, ये जल आदि के, आदि का, आदि की रचना का संकलन है, रचना का संकलन, रचना का संकलन माना गया है, ठीक है भाई। अब सुनो, सड़ाधर के बारे में सुनो थोड़ा सा। इसने क्या है कि कुंडली छप्पे का क्या है, प्रवर्तक कहा जाता है। इसका कारण क्या है? इसने क्या है, कुंडली छंदों को लिखा, किसके अनुसार? या अपन इसको आगे बताएंगे। एक बार यहाँ तक उतार लीजिए, और ये तो उतार लिया होगा नीचे वाला, इसको चलो आगे ही बढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने के अनुसार, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार यदि 8 छंद, इसमें जो छंदों की संख्या है, इसमें ध्यान रखना, इसमें जो छंद है वो 8 छंद है, इसमें लिखना भूल गए, नीचे है की जगह नहीं है। संबंधित है, देखो प्राकृत के 8 संबंधित है,
सीधा लिख दो ये पे। इसमें जो छंद है वो कितना है, छंद 8, 8 छंद है इसमें। हाँ, के अनुसार 8 छंद, यदि 8 छंद के आधार पर 8 छंद के आधार पर यह रचना सड़ाधर सड़ाधर यदि 8 छंद के आधार पर इस रचना को, नहीं गलत लिख दिया, थोड़ी सी लाइन चेंज हो गई है, ये सेकंड रुको, सुनो। यदि 8 छंद के आधार पर, इसमें कितने छंद है, 8 छंद के आधार पे, ठीक है, 8 छंद के आधार पे सड़ाधर को, 8 छंद के आधार पे सड़ाधर के आधार पर सड़ाधर को कुंडली कुंडली छप्पे, हाँ, कुंडली छंद का प्रवर्तक आ जाना चाहिए, प्रवर्तक कहना चाहिए। अब कुछ आप नोट लगा के लिखेंगे। नंबर 1, हमें रासों में हमें रासों में लगभग 300 छंद माने हैं तथा राहुल सांस्कृतायन के अनुसार राहुल सांस्कृतायन के अनुसार इसका रचनाकार, ये इसका लेखक, इसका रचनाकार, देखो सुनो, जो राहुल सांस्कृतायन है, ठीक है, ये हिंदी का क्या है, एक बड़ा कवि है, ठीक है, और इसने क्या किया है कि 300 ये छंद लिखे हैं, ठीक है, और इस 300 छंदों का मतलब इसमें क्या है, हमें राष्ट्र में कितने ग्रंथ, कितने छंद माने, 300, और इसमें इसी के आधार पर राहुल सांस्कृतायन के अनुसार कि इसका जो रचनाकार है वो जल है, कौन है, जल को माना। आगे समझ। सेकंड बात करते हैं, सेकंड नंबर 2, ये तो क्या जल कवि। एक आता है नीम राणा, और नीम राणा पड़ता है नीमगढ़ में, मतलब नीमगढ़ का क्षेत्र है नीम राणा, नीमगढ़, और ये अलग अलग क्षेत्र में आता है, अगर सुना हो तो, है ना। नीम राणा के राजा की आज्ञा पर 17वीं शताब्दी में 17वीं सदी में यह रचना कैसी भाई, यह रचना जोधराव की है, जोधराज की है। आगे समझ। यहाँ का परमाल रासो, सॉरी हमें रासो कंप्लीट। इसके बाद अरे नंबर गलत लिख दिए पन्ने, ये 5वां नंबर का 5 नंबर की रचना है ना, तो ये तो पहले लिखा दी, और 2 पहले करा दी, 3 2 4 और 4 तो ये कंप्लीट है, 5 भी है ना। परमाल हो गया, ठीक है, मान हो गया, विशलदेव हो गया, और कौन सा हो गया, देखो पृथ्वीराज, विशलदेव, कुमार, परमाल और हामिद, ये कंप्लीट है, ठीक है। इसके बाद अपना लास्ट में बच रहा है विजय वाला, ठीक है, इसको अपन जल्दी से उतार लीजिए, जिससे अपन आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। कुंडली छंद का क्या प्रवर्तक माना था, इसके आधार पे, समझ गए भाई। हाँ, इसमें ये आप देखो, ये लाइन को पूरा करते हैं, थोड़ा सा ये रह गया, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, 8 छंदों के बारे में बता रहा था मैं। तो देखो, प्राकृत पेंगुलम की प्राकृत भाषा में हामिल से संबंधित है, ठीक है, जिसमें यार ये कैसे लिखूं? ये लिख दूं क्या, कैसे लिख दूं?
लाइन और को उसमें ऐड कर लेना। इस आधार पे, इस आधार पर, इस आधार पर यह ग्रंथ, यह जो ये रचना है ना, यह ग्रंथ लिख देना सीधा, यह ग्रंथ काल्पनिक, काल्पनिक व अप्रमाणिक माना है, काल्पनिक व अप्रमाणिक, प्रमाणिक माना। ठीक है, इसको लिखना भूल गए थे अपन, क्या आपका कंप्लीट है पूरा। इसके बाद लास्ट बच रहा अपना विजयपाल रासो। ठीक है, इसको आप जल्दी से उतार लीजिए, केवल 2 या 3 मिनट की बात हो रही है। ठीक है, उतार लीजिए इसको बिल्कुल। देख लो पूरा वही क्लास का टाइम हो गया कंप्लीट, है ना, मैं बोल रहा था कि वही टाइम हो जाएगा लगभग, और ये भी इसमें कंप्लीट हो गया है। उतार लिए क्या, उतार लो। ठीक है भाई, देखो हमें रास्ता भी थोड़ा सा लंबा हो गया है ना, इसके बाद उसमें तो 2-3 ही लाइन लिखनी है बस, वो भी कंप्लीट करना। ये अपना लास्ट कंप्लीट होने वाला है। सुनो, 6वें नंबर का जो रासो ग्रंथ है उसका नाम है विजयपाल रासो, विजयपाल रासो। इसका जो लेखक है वो माना गया है लेखक, लिखने वाला लेखक, इसका जो लेखक है वो निहाल सिंह माना है, निहाल, निहाल माना है। ठीक है, अगर इसके समय की बात करें, इसमें जो समय है, समय रचना का जो समय है वो 1293 ईस्वी का माना है, 1293। ठीक है, ये रचना का समय हो गया, ये हो गया। भाषा की बात करें, इसमें जो भाषा है वो अपभ्रंश है, अपभ्रंश, कैसी भाषा है, अपभ्रंश। और इसमें आपने वर्णन किया है, वर्णन, इसमें जो वर्णन किया है विजयपाल, ठीक है, विजयपाल के शौर्य का वर्णन, विजयपाल के शौर्य का वर्णन, शौर्य का वर्णन। अब लिखते हैं थोड़ा सा, इस रासो ग्रंथ में, इस रासो, रासो काव्य में इस रासो काव्य में क्या हुआ है, इस रासो काव्य में, इस रासो काव्य में
विजय, विजयपाल, विजयपाल, विजयपाल वे रासु का उपगम है। विजयपाल के शौर्य का वर्णन, विजयपाल के शौर्य का वर्णन, शौर्य का वर्णन पंग राजा के खिलाफ, पंग राजा के विरुद्ध, विरुद्ध दर्शाया, दर्शाया गया है। आगे समझ, देखो पंग राजा है कोई, ठीक है, कौन सा राजा, पंग राजा, और ये कहाँ है, ये है विजयपाल रासु, सॉरी विजयपाल, विजयपाल के शौर्य का वर्णन क्या है, अधिक शक्ति चलता है ना राजा महाराजाओं की तारीफ करना, ठीक है, तो इसका जो वर्णन क्या है ये किया गया है, ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं, निहाल सिंह है, निहाल, तो ये निहाल का भी है, ठीक है, की रचना, एक और रचना मानी जाती है इसकी रचना, इसको अलग लिख लेना, ठीक है, या नोट लगा के लिखना, नोट करके, ठीक है, नोट लगा लेना, ठीक है, की रचना राज, इसको थोड़ा अलग ही कर देते क्या, इसको नोट लगा के लिखना है, ठीक है, क्या लगाना इसमें, नोट लगा लेना, जिससे क्या है ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है, लिखो नोट, निहाल सिंह, निहाल सिंह की रचना, एक और रचना है इसका नाम है राव जयसी, देखो राव जयसी, ठीक है, राव जयसी, राव जयसी रा प्रभा, ठीक है, राव जयसी रा रासु, उल्टा बोल दिया, रोहा बोल दिया, रोहा, रासु, रासो में हुमायूं का भाई, हुमायूं, हुमायूं का भाई कामबन, काम धन के, कामधन के विरुद्ध, ठीक है, कैसा, कामधन नामक एक व्यक्ति है, इसका किसका भाई है, हुमायूं का, और इसके विरुद्ध क्या किया है, शौर्य का वर्णन है, के विरुद्ध, के विरुद्ध, जैसे के शौर्य का वर्णन है, शौर्य का वर्णन, वर्णन है, ठीक है, ये आपका राष्ट्र ग्रंथ कंप्लीट हो गया दोस्तों, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा टाइम देख लेता हूँ, इसमें क्या आपको आदिकाल की थोड़ी विशेषता और लिखा देता हूँ कि विशेषता क्या क्या है, आपने उतार लिया होगा, तो दो चार विशेषता लिख लेते हैं, और इसी के साथ ही अपना जो काव्य है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, आदिकाल, तो आपने उतार लिया क्या, ये मेन तो 2 लाइन लिखनी है और तो कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, बेटा पंगराजा के खिलाफ है ये जासिर, ठीक है ना, इसके हुमायूं के खिलाफ किया गया है। अब कुछ विशेषता लिख लेते हैं आदिकाल के, लास्ट विशेषताएं, बस पॉइंट पॉइंट लिखने हैं और तो कुछ नहीं है इसमें, मैं लिखा देता हूं, आदिकाल की विशेषता, आदि काल की विशेषता, अगर आदिकाल की विशेषता पर बात कर लेते हैं, देखो पहली, राजा अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, प्रशंसा, प्रशंसा,
ठीक है, इसमें अतिशयोक्ति प्रशंसा की गई है। ठीक है, और इसमें ये क्या अप्रमाणिक रही है, अधिकतर कैसी अप्रमाणिक, अप्रमाणिक व संदिग्ध रही है, संदिग्ध, संदिग्ध रहा। देखो कई तो इसमें क्या है ना, तो इसमें अपन ढंग से देख सकते हैं कि वे प्रमाणिक रचनाएं हैं जो भी आदिकाल के अंतर्गत आ रही है। ये मतलब क्या असमझ, मतलब समझ इस समय कि ये प्रमाणिक है, प्रमाणिक को क्या है संदिग्ध काल। ठीक है, इसमें अपभ्रंश, यह सीधी बात बोल रहे हैं, राजस्थानी बोली का, राजस्थानी बोली का प्रयोग है, बोली का प्रयोग, कैसी बोली का प्रयोग है राजस्थानी। नंबर 4 पे भाषा हो गया, इसके बाद ये हो गया, ये हो गया, एक सेकंड मुझे याद करने दो थोड़ा सा। देखो ये प्रमाणिक ये भी है। अगर इसकी बात करें तो देखो ये ऐतिहासिक से प्रमाणिक नहीं है, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, प्रमाण, प्रमाण नहीं। इसका कैसे ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि ये सारी चीजें घटनाएं जो आप ये बता रहे हैं वो सारी सही है, गलत है, कैसी है कैसी नहीं है। ठीक है, अगर इसमें बात करें, इसके आधार पर अगर बात करें तो ये देखो कैसी लगती है रचनाएं, हमको लगती है थोड़ी सी काल्पनिक। अधिकतर आपने देखा होगा इसमें क्या है, काल्पनिकता का भाव है, काल्पनिक, काल्पनिक आधारित। कैसी रचनाएं मानी जाती है, आधारित कैसी, काल्पनिक आधारित, आधारित। नंबर बात करें 6 पे, ये काव्य रचना मानी गई है। इसमें देखो कैसे काव्य आए हैं, दो प्रकार के, एक प्रबंध काव्य व मुक्तक काव्य है, दो ही काव्य मिले ना, तक मुक्तक काव्य। इसमें देखो राजाओं की प्रशंसा की है, तो इसमें क्या है राष्ट्रभक्ति नहीं है, राष्ट्रीय भक्ति का अभाव, भक्ति का अभाव। ठीक है, ये आपकी कंप्लीट आदिकाल। ठीक है, इससे ही काम बन जाएगा आपका, ये काल्पनिक है, ये सारी चीजें। ठीक है भाई, वैसे इसमें ना युद्धों का वर्णन किया गया है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, कैसा युद्धों का वर्णन, तो इसको भी अपन लिख लेते हैं, 8 हो जाएंगे अपना पॉइंट, कितना 8। युद्धों को जीवित किया है, इसमें युद्धों को जीवित किया है। अगर मान लो कोई भी लेखक या रचनाकार, कोई दरबारी कवि है, उसमें क्या है, वो अपने राजा महाराजा की तारीफ कर रहा है, तो वो युद्ध लिखा है कि इस दौरान वो युद्ध में हारा था, तो केवल क्या वीरता के कारण लिखना है, तो युद्धों को क्या है जीवित कर दिया है, कब किया युद्ध, तो जो भी व्यक्ति पढ़ेगा उसमें क्या है जीवित हो जाएगा। ठीक है, पढ़ने के बाद युद्ध के बारे में समझेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ आपको पूरा आदिकाल, पूरा जो अपना टॉपिक है इतिहास वाला, हिंदी साहित्य का अपन ने इतिहास पढ़ा था, फिर आदिकाल को अब हमने कालखंड का पूरा रूप पढ़ लिया है। अगली क्लास में हम शुरू करने वाले हैं इसका सेकंड हाफ, मतलब सेकंड पार्ट आएगा, जिसका नाम होने वाला है क्या, आदिकाल, सॉरी आदिकाल के बाद आएगा भक्ति काल, जिसकी अपन शुरुआत अगली क्लास के दौरान करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी व्यक्तियों को अच्छे से समझ में आया। हमारे पास जितनी आपके पास व्यवस्था है, सारी चीजें उसको मैंने पेश किया है, सारी चीजों को इम्पोर्टेंट बताया, जो जो काम की चीजें उनको बताए, और कई चीजों को मैंने बताया जो बेसिक है, नॉर्मल, उसको आपको जानना जरूरी है। तुम उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये जो क्लास है पसंद आई होंगी। तो अपना ये पूरा टॉपिक है जो आदिकाल का, ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है भक्ति काल। मिलता है अपन अभी अगली क्लास में, अभी तक के लिए जय हिंद जय भारत। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और उनको बताएं कि हमारा पूरा आदिकाल का इतिहास की बात करें तो हमने इसकी जो बेसिक स्टार्ट किया था, और इसके बाद काल विभाजन जो अपना कर चुके हैं। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अपने दोस्तों तक शेयर करें वीडियो को, और लाइक जरूर करके जाएं। मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद जय भारत भाई।